सिने इंक पॉडकास्ट। अभी ना जाओ छोड़ कर के। तो डैडी ने वो शर्त रख दी। हाँ, हमारे फादर इन लॉ ने ये शर्त रख दी कि शादी तभी करूंगा जब आप दोनों लोग आईएएस में आओगे। जो रोमांटिक जिंदगी थी और केयर फ्री जिंदगी थी उसके अंदर उन्होंने बिल्कुल उसमें ग्रहण लग गया बिल्कुल। उन्होंने उस पर ब्रेक लगा दी। एंड ही केप्ट टेलिंग अस कि भाई अगले ही साल बैठना है। मिलिए लवलीन कक्कड़ और मुकेश कक्कड़ से, जो आज से 40 साल पहले कभी इश्क में गिरफ्तार हुए। शादी हुई, दोनों ने इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का इम्तिहान क्वालिफाई किया। कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से लेकर भारत सरकार में बहुत ही सीनियर लेवल पर कई जिम्मेदारियां संभाली, रिटायरमेंट लिया और अब दोनों लंदन में शांत जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन इतनी शांत भी नहीं कि दुनिया की फिक्र ना हो। बहुत से इश्यूज हैं जिन पर ये कुछ कहना चाहते हैं, अपना अनुभव आपके साथ साझा करना चाहते हैं। एक बेहतर दुनिया देखने की ख्वाहिश है। आप समझ गए, मुकेश गुनगुनाते भी हैं। तो सुनिए सिने इंक की पॉडकास्ट सीरीज लवलीन मुकेश। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। नमस्कार, आदाब, हेलो, मैं हूँ लवलीन और मैं हूँ मुकेश। लवलीन, मैं ये सोच रहा था कि आज जबकि हम अपनी इस पॉडकास्ट की शुरुआत कर रहे हैं तो क्यों ना इसकी शुरुआत उन दिनों से की जाए जब मैं और तुम पहली बार मिले थे और हमारी जिंदगियों ने एक नई करवट ली थी। क्या याद दिला दिया मुकेश। मेरा जहन जो है वो इमीडिएटली इलाहाबाद की गंगा के किनारे पहुंच गई मैं। और मुझे एक दोपहर याद आ रही है, तपती गर्मी थी, लू चल रही थी, लेकिन हम तुम एक स्कूटर पे बैठकर गंगा के किनारे बोटिंग करने पहुंचे थे। हाँ। बेसिकली क्यों पहुंचे थे? क्योंकि एक अकेली जगह थी जहां कोई और नहीं हुआ करता था। हाँ, अकेली जगह ढूंढने के लिए हम लोग गंगा जमुना के किनारे जाया करते थे। बड़े खूबसूरत दिन थे। उन दिनों को हम साथ पढ़ा करते थे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल डिपार्टमेंट की याद है आपको? हाँ, क्यों नहीं। हम क्लास में केवल 3 ही लड़कियां हुआ करती थी। हाँ, 3 लड़कियां थी और बाकी सब लड़के थे। और तीनों लड़कियां जो थी वो एक सामने वाली बेंच पे अलग सी बैठा करती थी। भैया, आप लड़के हम लोगों को बहुत छेड़ा करते थे, बड़ी गलत बात थी। नहीं, मेरे ख्याल से ये आपका कहना तो सही नहीं है। हम लोग बहुत अच्छे लड़के थे, छेड़ते बैठते तो बिल्कुल नहीं थे। और बल्कि शुरू में तो एक आध महीने आपस में कोई बातचीत भी नहीं होती थी, बिकॉज लेक्चर शुरू होता था, खत्म होता था, लड़कियां फटाफट अपना बस्ता लेके फौरन चली जाती थी। ये जो बात आपने कही, इसका कारण कुछ और था। मोस्ट ऑफ अस यू सी हैड ग्रोन अप इन आइदर प्योरली गर्ल्स स्कूल्स या प्योरली बॉयज। हाँ, कोएड स्कूल्स में। कोएड स्कूल्स का जमाना था नहीं। मैं खुद भी हमेशा नन्स के स्कूल में, लड़कियों वाली स्कूलों में पढ़ी थी। मैं पढ़ा था कोएड स्कूल में। अच्छा। लेकिन यंगर सेक्शंस में वो जी। ऐसा होता था कि लड़कियों के स्कूलों में 3rd या 4th तक जो थे वो लड़के अलाउड हुआ करते थे। अच्छा, लेकिन मैं नहीं। वो शायद एमए में जाके पहला ही तजुर्बा था। तो मज़े के दिन थे, लेकिन पढ़ाई भी खूब किया करते थे और एक माहौल ही अलग सा था। जब मैं सोचती हूँ तो 2 चीज़ें याद आती हैं। एक तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का वो ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर, द ट्री लाइन्ड पुराने दरख्त, और वो जो बड़े बड़े नाम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे। हाँ। और जो दूसरी बात मुझे याद आती है कि मेरा अपना थिएटर से जो लगाव था वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ। पता नहीं कैसे आई गॉट ड्रैग्ड इनटू अ थिएटर ग्रुप, और कई साल मैंने वहाँ पे नाटक किए, वहाँ के रंगमंच में नाटक किए। और वो जो था, दैट लव फॉर द थिएटर एंड द लव फॉर द थिएट्रिकल प्रोबेबली स्टेड विद मी फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ। आई सी। बेसिकली आई थिंक हम लोगों की कहानी तब शुरू हुई जब थोड़ी सी मुलाकातें बढ़ने लगी। पॉलिटिकल साइंस में तुम्हें याद होगा कि पॉलिटिकल फिलॉसफी के जो लेक्चर्स होते थे वो बड़े मुश्किल होते थे और कभी कभी तो टोटली इनकॉम्प्रिहेंसिबल होते थे। सिर के ऊपर से निकल जाते थे कि क्या आज सुना, क्या आज पढ़ा, कुछ समझ में नहीं आया। इससे हमारी आपस में बातचीत शुरू हुई कि लेक्चर के बाद फिर बातचीत होने लगी कि भाई आज क्या हुआ, कुछ तुम्हें कुछ समझ में आया, हमें बताओ। धीरे 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 ऐसा करते करते जो थी थोड़ी सी दोस्ती
बढ़ी। हाँ। और इस दोस्ती से फिर ये हुआ कि भाई किताबों का आदान प्रदान शुरू हुआ, थोड़े नोट्स जो थे वो एक दूसरे से देखने शुरू किए, दोस्ती बढ़ी, धीरे धीरे दोस्ती से लगाव भी बढ़ने लगा। और फिर हम स्कूटर पे सारा इलाहाबाद घूमा करते थे। वो दो चीज़ें तो फिर से मैं सबको याद, जो इलाहाबाद के रहने वाले हैं वो याद करेंगे। एक तो था साहब हलवाई की दुकान, हरी हलवाई थे वहाँ पे, और उसके जो गुलाब जामुन थे, वाह तौबा, मुंह में पानी आ जाता है सोचते ही। और दूसरे वहाँ के समोसे। आज से कंपेयर करें तो बहुत ही डिफरेंट सिटी था, बड़ा केयर फ्री उसकी वो होता था, ट्रैफिक बिल्कुल नहीं था, तो आराम से सड़कों पे रिक्शाएं चली जा रही हैं, साइकिलें चली जा रही हैं। मैं भी ज़्यादातर यूनिवर्सिटी जो था साइकिल से आता था। यस, मुझे याद है। किसी दिन जो था वो भाई का स्कूटर जो था वो चुपके से चुरा के ले आता था, तो उस दिन राजा बन जाता था। उस दिन मज़ा आ जाता था, क्योंकि फिर हम इलाहाबाद में घूमने जाते थे। लेकिन इलाहाबाद की जो एक खासियत थी वो ये थी कि जितने भी पढ़ने लिखने वाले लोग हुआ करते थे, उन सब का जो रुझान था वो सर्विसेज की तरफ होने लगता था। हाँ। और हम लोगों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ मेरे ख्याल। हाँ, इलाहाबाद में पुराने ज़माने से ये ट्रेडिशन चला आ रहा था, क्योंकि एक कॉलोनियल सिटी था, बहुत इम्पोर्टेंट। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो थी, बड़ी इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटी जो थी, वो अंग्रेज़ों ने इस्टेब्लिश की थी। शुरू में इसका नाम म्योर कॉलेज हुआ करता था। और आपने अगर साइंस फैकल्टी देखी हो, हाँ, वो जो सड़क के उस पार हुआ करती थी यूनिवर्सिटी स्ट्रीट के उस पार। तो कितनी खूबसूरत बिल्डिंग है उस म्योर कॉलेज की। तो तब से इलाहाबाद के अंदर एक सिविल सर्विसेज का एक ट्रेडिशन बन गया। और बच्चों के दिमाग में शुरू से ये बात डाल दी जाती थी कि भाई बड़े होके आपको जो है वो सिविल सर्विसेज के अंदर जाना है। और हालांकि मैं इलाहाबाद की नहीं थी, लेकिन मेरे अंदर भी एक बात घर कर दी गई थी बाय माय फादर, जो खुद वो भी गवर्नमेंट में हुआ करते थे। तो साहब शुरू से ये कहा जाता था कि जो बच्चे पढ़ने लिखने में अच्छे हैं और थोड़ा सा एकेडमिकली इंक्लाइंड है, तो उनको ये बताया जाता था कि साहब आपके लिए तो कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय सर्विसेज के। और मैं सच्ची बात बताऊं, मैं तो सर्विसेज के बहुत ही खिलाफ थी। ऐसा क्यों भाई? शायद मुझे लिखने पढ़ने का शौक और थिएटर का शौक ज़्यादा था, तो मुझे लगता था कि मैं प्रोफेसर बन जाऊं, मैं यूनिवर्सिटी में बच्चों को पढ़ाऊंगी और किताबें लिखूंगी। और उन दिनों जब मैं यूनिवर्सिटी मैगजीन की सब एडिटर थी, तो उसमें मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक लेख भी लिखा था। आई हैड रिटन अ शॉर्ट आर्टिकल विच सेड कि व्हाई आई डू नॉट वांट टू बी एन IAS ऑफिसर। अच्छा। ढूंढूं तो शायद कहीं ना कहीं पुराने कागजों में आज भी मिल जाएगा। That was probably the first thing that I ever published. लेकिन मेरे फादर बिल्कुल नहीं मानते। देखा आपने, शुरू में जो कहा जाता है वो कभी सच्चा होता नहीं है। कोई सच्चा होता नहीं है। और शायद जो फेट या जो कहा जाता है वो जिस तरफ आपको धकेल रहा होता है, वो धकेल नहीं लगता है। बिकॉज नॉट ओनली माई फादर, बट मैं सोचती हूँ दूसरा एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस IAS की तरफ धकेलने वाला जो था वो एक्चुअली आप ही का था। नहीं, हमारे भी क्या था, मैं खुद जो था वो धकेला जा रहा था, इन द सेंस कि जैसा कि बताया कि इलाहाबाद का माहौल ही ऐसा था कि उसके अंदर बड़े भाई, फादर, मामा, चाचा, ये सारे लोग, और बहुत सारे लोग इनमें से सर्विसेज में भी थे या गवर्नमेंट में थे जी। तो उनका ये कहना था कि नहीं भाई, आपको जो है सर्विसेज के अंदर ही जाना है। एग्जैक्टली। इनफैक्ट मेरे फादर ने फिर अल्टीमेटली मुझे यही कहा कि सर देखो, अगर नौकरी करनी है और यू आर अ ब्राइट गर्ल और व्हाटएवर, तो फिर IAS के अलावा कोई और नौकरी करने वाली नहीं है। तो फिर उन दिनों हम जरूर फर्माबरदार बच्चे हुआ करते थे जो फादर कहते थे, लेकिन फिर भी मैं पूरी तरह से कन्विंस नहीं थी। और मेरा दिल जो था वो सुनने वाले जाने क्या कहेंगे, लेकिन दिल तो ये करता था कि भाई हम इकट्ठे घूमे फिरे और नदी के किनारे बैठे या दोस्तों के संग उठे बैठे, गप्पे लड़ाएं, पिक्चरें देखें, और इस तरह का माहौल बहुत यूनिवर्सिटी का जैसे होता है, बच्चे मजाक करते हैं, एंजॉय करते हैं। MA फर्स्ट ईयर में तो ये सब भी बहुत किया हम लोगों ने, बहुत किया। और कंपेटिटिव स्ट्रीक देखिए, मैं बताऊं कब आई। जब MA फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया तो हमारे एक कलीग थे, एक मित्र थे, वो टॉप कर गए, मैं सेकंड आई और मुकेश थर्ड पोजीशन पे आ गए। ये तो मुझे कभी गंवारा ही नहीं था, क्योंकि मैं कभी भी आज तक कभी फर्स्ट से नीचे आया ही नहीं था। नहीं, वैसे भी बड़ी मतलब ईगो को ठेस पहुंचती थी। तो भाई क्या किया हम लोगों ने, फिर सेकंड ईयर तक आते आते मुकेश फर्स्ट हो गए, मैं सेकंड की सेकंड रह गई, और वो जो हमारे दोस्त थे वो थर्ड पोजीशन पे आ गए। लेकिन ये तो खैर एक फ्रेंडली और दोस्ताना माहौल था, और एक दूसरे से कंपटीशन जो था, इट वाज बेसिकली मेंट टू हेल्प ईच अदर टू अचीव मोर। बट द रियल कंपटीशन वाज प्रोबेबली इन टू प्लेसेस। एक तो ये था कि साहब
फादर और पेरेंट्स, घर वाले जो थे वो आईएएस की ओर धकेल रहे थे, लेकिन हम तुम जो थे, हमारा जो था वो जो लगाव था या जो कहिए वो थोड़ा सा बढ़ता चला चला गया, लेकिन हमने कभी इसको अपने फैमिली से छुपाया नहीं। हाँ, मुझे याद है कि मैं शाम को पढ़ने आता था और तुम्हारे घर आता था और हमारे फादर मदर मुझको वेलकम करते थे और हम साथ में बैठ के पढ़ते थे, साथ में बैठ के पढ़ा करते थे। एंड आई थिंक दे डिड रियलाइज, बट पेरेंट्स जो हैं वो हमसे ज़्यादा ज़हीन होते हैं, एंड चिल्ड्रन ऑफन मेक दिस मिस्टेक ऑफ थिंकिंग कि पेरेंट्स जो हैं वो तो शायद कुछ जानते ही नहीं, हम ही सबको जानते हैं। तो ऐसा होता नहीं है। मेरे फादर भी इस बात को भांपने लगे थे कि भाई ये दोनों जो हैं ये पढ़ाई से ज़्यादा भी शायद कुछ कर रहे हैं। एमए सेकेंड ईयर में जब रिजल्ट्स आ गए और हम दोनों के इतने अच्छे रिजल्ट्स आए तो वो खुश तो बहुत हुए, लेकिन उनको मालूम था कि ये दोनों लोग जो हैं ये they are capable of more probably, ना मोर, एंड ऑल्सो कि शायद इन लोगों ने एक दूसरे को अपना साथी चुन लिया है। तो उन्होंने भाई एक मुश्किल सी शर्त हमारे ऊपर रख दी, बड़ी अजीबोगरीब शर्त रखी। उसके पहले तो ये अभी हमने कहा कि ये एक प्रेशर था कि हाँ आईएएस में जाना, लेकिन वो एक दिमाग में एक दूर की चीज थी, उसको हम बहुत ज्यादा लेते नहीं थे, सीरियसली नहीं लेते थे। लेकिन अब जब टाइम असली जिंदगी का आया तो डैडी ने वो शर्त रख दी। हाँ, हमारे फादर इन लॉ ने ये शर्त रख दी कि शादी तभी करूंगा जब आप दोनों लोग आईएएस में आओगे। बड़े मुश्किल में, बड़े एक्चुअली बड़े सारी हमारी जो रोमांटिक जिंदगी थी और केयर फ्री जिंदगी थी उसके अंदर उन्होंने बिल्कुल उसमें ग्रहण लग गया, बिल्कुल उन्होंने उस पर ब्रेक लगा दी। एंड ही केप्ट टेलिंग अस कि भाई अगले ही साल बैठना है। सो आप सोचिए कि अगले 9 महीने हम जुट गए, बिल्कुल दिन रात की, बिल्कुल यू फेल्ट के, बिकॉज साथ साथ में मेरे फादर ने एक ट्रिक मेरे साथ और खेली, वो लड़के वड़के देखना शुरू कर दिए उन्होंने। तो अंदर से जी घबराए कि ऐसा ना हो कि फादर कहीं और बात पक्की कर दे। अब मेरे ऊपर तो और भी प्रेशर था, क्योंकि एमए करने के बाद मुझे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में लेक्चरर की नौकरी मिल गई। तो अब मैं पहले जो था वो लेक्चर की तैयारी करता था, लेक्चर करने के लिए भी पढ़ना पड़ता है, लौट के आके फिर आईएएस की तैयारी करता था, और फिर उसके बाद भाई आपसे मिलने जाना भी जरूरी था, रोमांस के लिए भी समय निकालना जरूरी था। तो आप सोचिए कि कितना दिमाग पे प्रेशर था। बड़े ही हसीन दिन थे, बड़े ही अच्छे दिन थे। अल्लाह अल्लाह करके हम लोगों ने साहब इम्तहान दिया, और इम्तहान दे के आए तो शुरू में आके तो मैं आई वेप्ट बकेट्स एंड आई वाज वेरी श्योर कि मैंने बिल्कुल ठीक, ये लड़कियों की कुछ खास आदत होती है, थोड़ी कॉन्फिडेंस की कमी होती है। तो मैंने अपने फादर से कहा कि मैं तो बिल्कुल क्वालिफाई नहीं करूँगी। उन्होंने दिलासा विलासा देते रहे, और फिर साहब वो दिन आया जिस दिन हमारा रिजल्ट निकला। और जब रिजल्ट निकला तो क्या हुआ, इट्स अनबिलीवेबल, बोथ ऑफ अस क्वालिफाइड। मतलब हमारे खुशी का तो कोई अंत ही नहीं था। दोनों बातें कि आप पढ़ते भी साथ में थे और एमए में भी साथ ही साथ एग्ज़ाम दिया, और फिर आईएएस का एग्ज़ाम भी साथ दिया, और दोनों एक साथ आ भी गए, ये भी भाई No, it was to my mind it was actually one of the best times of my life. It was absolutely euphoric. You look at it like this. एक तरफ तो आप आईएएस के एग्ज़ाम में आ गए, वो एग्ज़ाम जो कई बच्चे बैठते हैं, बेचारे मेहनत भी करते हैं, सारी कोशिश करते हैं, फैमिलीज़ की उनमें इच्छाएं भी लगी होती हैं, साथ में प्रार्थनाएं होती हैं, और उसमें आप आ गए, और देखिए दोनों आ गए और पहले ही अटेम्प्ट में आ गए। आई मीन आई लुक बैक एंड आई थिंक कि probably one of the most beautiful parts of our time of our life was actually at the time जब इसमें हम क्वालिफाई कर गए। और बस फिर एक दिन वो आया कि साहब जाने की बात हुई, सामान पैक हो रहा था, और हम रेलवे स्टेशन पहुंच गए थे। और बड़े ही एक मतलब आधा शहर पहुंचा हुआ था रेलवे स्टेशन पे उस दिन, लेकिन हमारे तुम्हारे दिमाग की और दिलों की जो उस दिन वो ख्याल था, वो तो किसी और ही उस दिन में चल रहा था। वो पूरा फेज बड़ा एक रोमांटिक फेज था। और अब देखिए कि जा भी हम लोग साथ ही रहे थे। हाँ, एग्जैक्टली। तो मैं ये जो फेज था, इसके बारे में मैं 1-2 लाइनें गा के सुनाता हूँ। इरशाद। अभी न जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी न जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी अभी तो आई हो
अभी अभी तो, अभी अभी तो आई हो, बहार बन के छाई हो, हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा, मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं, अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। आप सुन रहे हैं सिने इंक पॉडकास्ट सीरीज लवलीन मुकेश। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के दो बेहद अनुभवी फॉर्मर ऑफिसर्स, वाइफ एंड हस्बैंड डुओ लवलीन कक्कड़ और मुकेश कक्कड़ की एक दूसरे के साथ बातचीत। ये सीरीज दुनिया के सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स के अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब पर भी मौजूद है। प्लीज चेक आवर वेबसाइट cineinc.com। तो दोस्तों, इस तरह हमारी कहानी शुरू हुई और मुकेश कहने छोड़ के मत जाना। छोड़ना कहाँ था, हमारे फादर ने चलने से पहले हम लोगों की सगाई कर दी और कुछ ही महीनों बाद रिस्क नहीं लेना चाहते थे, बिल्कुल नहीं, और 6 महीने बाद उन्होंने हमारी शादी कर दी। वो तो खैर बात अलग हो गई। इम्पोर्टेंट ये है कि हम लोग जो थे वो ट्रेन में अपना सामान वान लादे हुए देहरादून पहुंच गए। नहीं, बहुत सारा सामान था। पहली बार जो था वो हमारे ऊपर ये डाला गया था कि भाई कैजुअल क्लोथ्स भी लाने हैं और ऑफिशियल क्लोथ्स भी लाने हैं, तो बंद गला बनवाया गया, साड़ियाँ ली गई। मुझे आज भी याद है कि मेरे फादर जो थे वो कांजीवरम से मेरे लिए 2 साड़ियाँ लेके आए थे। वो आज भी मेरी अलमारी में टंगी हुई है उनकी याद। पहले तो कभी सूट वूट पहना नहीं करते थे, वो सूट वूट भी 2-3 बनवा के रखे गए थे। आई नो। और फिर वहाँ से देहरादून से हम लोग मसूरी पहुँचे और जब हम मसूरी पहुँचे तो हम वहाँ क्या देखते हैं, हमें एक हमारी तरह हुजूम लगा हुआ था वहां पे। हाँ, एक्चुअली क्या था, शुरू में जब ट्रेनिंग होती थी आईएएस में, तो सारे जितनी भी सर्विसेज हैं, सिविल सर्विसेज हैं, आईएएस, आईपीएस, फॉरेन सर्विस, रेलवेज, इनकम टैक्स, कस्टम्स, पोस्टल, सभी की एक 4 महीने का एक फाउंडेशनल कोर्स सबका साथ होता है। मैं सुनने वालों को ये बता दूं कि मसूरी में एक स्थान है जिसको हम लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म LBSNAA है। इस संस्था में IAS ऑफिसर्स की बेसिकली ट्रेनिंग होती है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग उनकी वहीं होती है, लेकिन फाउंडेशनल कोर्स सारी सर्विसेज का। फाउंडेशन कोर्स में हुजूम लगा हुआ था, जैसे मैंने कहा करीब 400-500 लोग होंगे। ज्यादा भी हो सकते हैं, एक आध दिन आगे पीछे भी लोग आते रहते हैं, और सब हमारी तरह यंग बॉयज एंड गर्ल्स बौखलाए हुए घूम रहे थे कि कहाँ जाना है, क्या फॉर्म भरना है। मजे मजे का माहौल था। और मुझको फिर वहाँ पे साहब असाइन कर दिया गया एक कमरा लेडीज ब्लॉक में। हाँ, लेडीज ब्लॉक तो भाई अलग था, बिल्कुल अलग था। और फिर वेयर डिड यू गो, मुझे याद नहीं पड़ रहा। मुझे तो साहब सबसे खराब जगह भेजा गया। तो खराब इस सेंस में कि एक जगह होती थी कटेसर कासल, इफ यू रिमेंबर। मुझे याद है, वो पहाड़ी के ऊपर होती थी। काफी ऊंचा पहाड़ था और उस पे जाने के लिए अच्छी खासी माउंटेनियरिंग की जरूरत पड़ती थी। ट्रैकिंग सी हो जाए, ट्रैकिंग, माउंटेनियरिंग, जो भी कुछ कहिए। और अगर पानी बरस रहा हो, जो कि अक्सर मसूरी में बरसता ही था, तो जाना वाना जो था वो एक अपने आप में एक दूभर काम हुआ करता था। लेकिन जो एकेडमी में जो उन दिनों का माहौल था वो बड़ा ही एक्साइटिंग हुआ करता था। हम लोग सुबह नाश्ते में तैयार व्यार होके अपनी साड़ियाँ वाड़ियाँ ये सब पहन, नए कपड़े जो लाए थे पहन के पहुंच जाया करते थे। और वहाँ से बस अपना ब्रेकफास्ट किया और फिर क्लास में चले गए पढ़ने के लिए। बड़ी उसके अलावा क्लास तो था ही,
लेकिन एक फीलिंग ऑफ हैविंग अचीव्ड जो था, उससे क्या था कि बड़ा केयर फ्री एटीट्यूड था। बिलियर्ड्स खेल रहे हैं, टीटी खेल रहे हैं, गॉसिपिंग हो रही है और गाना बजाना होता था, गाना बजाना हो रहा है, शेर व शायरी के सेशंस हुआ करते थे। सच्ची बात तो ये है कि वो जो दोस्तियां बनी थी मसूरी में LBSNA के, वो आज तक बरकरार हैं। और एक दूसरे किस्म की दोस्तियां भी बन रही थी। मैं और आप तो एंगेज होके आए थे, शादी हमारी ऑफ कोर्स बाद में हुई, लेकिन हम तो एंगेज हो गए थे, तो हम तो ऑलरेडी कपल थे। लेकिन वहां पे साइमल्टेनियसली बहुत से और कपल्स बन रहे थे। बहुत सारे बने, और सारों की सारी जो थे कि मुलाकात और शुरुआत उनकी लव स्टोरी की जो थी वो मसूरी से हुई थी। हाँ, आप देख सकते थे कि अगर एक जोड़ा जो है एक दूर एक किसी कोने में सड़क पे अकेले जा रहा है, तो इसका मतलब कि अब these people are coming together. These people are coming together. लेकिन ठीक भी था। देखिए, कई आप सिमिलर बैकग्राउंड के थे और आप सिमिलर नौकरी करने जा रहे थे, तो इट वाज प्रोबेबली अ वेरी गुड रिलेशनशिप टू बी इन। और ये सारे लोग जो थे कहीं ना कहीं हरी का एस्टेब्लिशमेट आपको याद होगा, वहां पर जाके पहुंच जाते थे, पहुंच जाया करते थे। तो एकेडमी से बिल्कुल बाहरी एक स्मॉल ईटिंग एस्टेब्लिशमेंट था, हरीज। तो हरी साहब जो थे वो हमारे एकेडमी के जितने भी लोग हैं और जितने बैचेस हैं उनके लिए एक लेजेंड है। एक लेजेंड है। सुनने वाले बहुत उनको भी याद आ गया होगा, याद करते हैं कि कैसे हम लोग वहां पे जिस दिन, स्पेशली जिस दिन खाना नहीं पसंद आता था ना मेस का, उस दिन तो सारे के सारे हरी के यहाँ पहुंचे होते थे। पकौड़े खाने हो या पराठे खाने हो या कुछ और चीजें खानी हो, तो आप हरी के एस्टेब्लिशमेंट पे पहुंच जाइए। लेकिन एक चीज मुझे जो है ना मसूरी सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि हे प्रभु वापस ना जाना पड़े, सुबह सुबह उठ के आपको पीटी करनी पड़ती थी। अरे भाई, That was a pain. पीटी के नाम से तो मुझे एक बड़ा आपके लिए फनी है, बट मेरे लिए बड़ा ब्रूजिंग एक एक्सपीरियंस है। मुझे याद आ गया कि जैसा कि आपने कहा कि सभी लोगों को ये कहा गया था कि जितने भी प्रोबेशनर्स हैं सबको एक ना एक फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज चूज करना है आउट ऑफ दी वंस ऑफर्ड। तो मैंने ये सोचा कि भाई इसके अंदर ऐसा लगता है कि हॉर्स राइडिंग इज द बेस्ट, क्योंकि इसमें हॉर्स ही सब कुछ करता है, मुझे तो इसमें कुछ करना ही नहीं है। तो मैंने हॉर्स राइडिंग जो थी वो उसको ऑप्शन दे दिया। अब पहले दिन जो मैं हॉर्स राइडिंग के दिन गया, इट टर्न्ड आउट टू बी सो डिजास्ट्रस कि वो जब उसने ट्रॉट करना शुरू किया, तो ट्रॉटिंग में क्या होता है कि जब हॉर्स की बॉडी जब ऊपर जाती है तो you also have to stand up on the stirrup and rise with the horse and when the horse is going down then you have to come down and sit. लेकिन मैं क्या कर रहा था कि जब हॉर्स की बॉडी ऊपर जा रही थी तो मैं जो था I was bringing my body down and I was hitting the horse's back and by the end of the day, by God, my backside was paining like hell. Anyway, fortunately हुआ ये कि फिर एक महीने के बाद मेरे सारे ब्रूजेस जो थे इतने बढ़ गए कि वो डॉक्टर ने कंपल्सरीली मुझे पीटी में शंट ऑफ कर दिया। बट अगेन लाइफ कभी भी बिल्कुल केवल मजे मजे की तो रहती नहीं है, उसमें सीरियसनेस आ ही जाती है। तो हम लोगों का जो सीरियस ट्रेनिंग है वो हमारे प्रोफेशनल ट्रेनिंग से आई। और प्रोफेशनल ट्रेनिंग में जो चीज़ मेरे जहन में एब्सोल्युटली स्टैंड आउट करती है, दैट इज़ द भारत दर्शन। तो जस्ट टू टेल एवरीबडी कि ये भारत दर्शन क्या हुआ करता था। याद रखिए कि जितने लोग वहाँ आते थे मसूरी में सर्विसेज में सेलेक्ट होके, वो डिफरेंट जगह से आया करते थे। कोई नॉर्थ ईस्ट से था, तो कोई बिहार से था, कोई दिल्ली से था, तो कोई बंगाल से था, कोई तमिलनाडु से था, तो कोई पौंडीचेरी से था। क्या और था? लोगों ने जनरली ये दूसरे हिस्सों के बारे में सिर्फ किताबों में पढ़ा था। मोस्टली क्या होता, देखिए उम्र ही कितनी थी, 21-22 साल में सब सर्विसेज में आ जाते थे। तो जहाँ जहाँ आपके फादर पोस्टेड रहे होंगे उन जगहों से आपकी वाकफियत हुआ करती थी, उससे ज़्यादा नहीं। तो गवर्नमेंट ने बड़ा एक अच्छा सिस्टम बनाया था विच वॉज कॉल्ड द भारत दर्शन। Basically what they did, depending on which area you came from, you were given the option to opt for the other area. तो मुकेश और मैं क्योंकि नॉर्थ इंडिया को बिलोंग करते थे तो हम लोग ने साउथ इंडिया चुना था। और करीब मैं सोचती हूँ 2 महीने का भारत दर्शन रहा होगा। इसी भारत दर्शन के अंदर ही विलेज अटैचमेंट और ट्राइबल अटैचमेंट भी इसी का पार्ट सभी कुछ हुआ था। और हम लोग बस में चलते थे तो तमिलनाडु क्या, केरला क्या, कर्नाटका क्या, आंध्र प्रदेश क्या, इन चारों स्टेट्स के इतने गांव, इतने खूबसूरत शहर, मंदिर, मस्जिद, सब जो था हम लोगों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने घुमा दिया।
और हमको वहाँ की कल्चर, वहाँ के खान पान, वहाँ की जो डिफरेंट साइट्स थे उससे वाकिफ करा दिया। हाँ, इतना बड़ा कॉन्टिनेंटल प्रोपोर्शंस का कंट्री है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी ट्रेनिंग का। आई लुक बैक ऑन इट विद अ ग्रेट डील ऑफ नॉस्टैल्जिया एंड थैंकफुलनेस। हाँ, दूसरी जगहों पर लोग जो है किस तरीके से रहते हैं, उनका खान पान कैसा है, उनकी कल्चर कैसी है। हाँ, मुकेश, मुझे एक इंसिडेंट याद आया, वो मैं आज जरूर सुनाऊंगी। बताइए। I don't remember whether it was probably the tribal attachment. हाँ। तो आंध्रा का एक डिस्ट्रिक्ट है श्रीकाकुलम। हाँ हाँ। वहाँ हमें भेजा गया। हाँ। अब सब हम लोग शायद 6-7 प्रोबेशनर्स थे, जिसमें 4 लड़के होंगे और 2 लड़कियां थी। हाँ। और एक या तो पंचायत की बिल्डिंग थी या स्कूल की बिल्डिंग थी, कहीं हमें ठहरा दिया गया। हाँ। और जो लोकल जो तहसीलदार थे उनको ये जिम्मेदारी दी थी कि हम हमारे लिए खाना वाना बनवाएं। अब साहब 1 दिन 2 दिन जब वो खाना आए तो हम इत्तफाकन सारे नॉर्थ इंडिया के ही थे, तो हम लोग से खाया ना जाए। उसमें मिर्चें इतनी होती थी। मिर्चें, तौबा, मैं क्या बताऊं आप लोगों को कि कितनी मिर्चें होती थी। तो साहब एक दिन जो लड़के थे वो कहने लगे, हम 2 लेडी ऑफिसर्स थे उस ग्रुप में, उन्होंने ये कहा कि भैया प्लीज कुछ करिए, हम तो अब और हम भले ही इनके हाथ का खा लेंगे लेकिन इतनी मिर्ची नहीं खा सकते। मतलब ये हम नौसीखे से तो कुक्स थे। हाँ। लेकिन हम दोनों जो लेडीज थी, वो मैं और मेरी जो दोस्त, हम लोग पीछे गए। तो पीछे जहाँ वो स्कूल था उसके पीछे जो बगीचा सा था, बागबान था, वहाँ पे एक बंदा जो था वो खाना बना रहा था। चूल्हा था, ओपन फायर प्लेस, लकड़ियाँ वकड़ियाँ जला के। और वहाँ जो हम दोनों ने देखा, उसको देख के तो हम हक्के बक्के रह गए। उसने एक परात में लाल सुर्ख मिर्चें रखी हुई थी, और जब वो खाना पकाए, आई रिमेम्बर चिकन बना रहा था, तो मुट्ठी भर के मिर्च डालने लगा। ओ माय गॉड, हम दोनों भागे उसके, कहा भैया प्लीज रोका, भैया मिर्चें मत डालो, कुछ भी करो मिर्चें मत डालो, तुम मिर्चें अपने घर ले जाओ। हमने तौबा कर दी मिर्चों से, लेकिन बड़ा मजा आया उस दिन। फिर उस दिन के बाद से दे ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम कम मिर्चें खाते हैं, इतनी मिर्चें हम लोग नहीं खाते। लेकिन फिर ये सब बड़ी इंटरेस्टिंग। एक चीज में और मुझे याद आया, एक तुम्हें पता नहीं ध्यान है कि नहीं, एक एग्रीकल्चरल अटैचमेंट हुआ था, शायद हिसार था या जाने क्या था। हाँ, हिसार। और तब बड़े मजे की बात ये थी कि आई वॉज स्टिल रजिस्टर्ड एज एन IAS प्रोबेशनर इन माई मेडन नेम। अच्छा, हमारी शादी तब हो चुकी थी। हमारी शादी हो चुकी थी। ये प्रोफेशनल ट्रेनिंग के टुवर्ड्स द एंड जाने क्या था, जो भी था। तो जो वहाँ के जो डायरेक्टर थे उस एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट के, वो बड़े परेशान हुए। अब आप लोग सुनने वाले हंसेंगे, क्या बात उन तक पहुंची थी? मेरे हिसाब से सुनने वाले हंसेंगे, लेकिन डोंट फॉरगेट कि कई 40 साल पुरानी बात कर रही हूँ मैं। तो साहब उनको ये लगा कि साहब ये अनमैरिड कपल है, दोनों के नाम अलग है और ये इकट्ठे रह रहे हैं। तो साहब उन्होंने एक चिट्ठी लिख दी अकेडमी के डायरेक्टर को, और उस पर बड़ा मजाक हुआ सारे, मतलब बैच में भी और पूरे उसमें भी, और बहुत दिन इस बात पे बड़ी हंसी मजाक होता रहा। We were the butt of so many jokes. So many jokes for a very long time. बट इस तरह से और भी बड़े इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस होते चले गए। और इस तरह से हमारा फिर उसके बाद जो था, हमारी पहली पोस्टिंग हुई, और पोस्टिंग जो थी वो इलाहाबाद के ही एक सब डिवीजन में हो गई। ये फुल फ्लेज पोस्टिंग नहीं थी, लेकिन एक प्रोबेशन में ही ये डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग में हम दोनों लोग इलाहाबाद में वापस आ गए। सो इट वाज लाइक अ फुल सर्कल, और इट रियली वाज अ फुल सर्कल। और मैं ये एक बात ये कहना चाहती हूँ कि उन दिनों एक यूफोरिया, हमने पहले भी ये वर्ड यूज़ किया है, लेकिन सडनली क्या हुआ कि हम उन दिनों जीप्स हुआ करती थी डिस्ट्रिक्ट में, खासबाज नहीं हुआ करती थी। तो उस डिस्ट्रिक्ट में लाल वाल बत्ती जलती थी और आप बड़ा इंपॉर्टेंट फील करते थे। और पूरे शहर में, जिस शहर में मुकेश साइकिल पे घूमते थे, या हम लोगों से आंख बचा के क्वाइट कॉर्नर्स चुना करते थे, उसमें फिर हम लोग चांद से उस लाल बत्ती की जीप में घूमा करते थे। तुम्हें याद होगा कि मसूरी में बड़े हमारे कल्चरल फंक्शंस भी हुआ करते थे। बिल्कुल, हाँ। तो उस कल्चरल फंक्शन में मुझसे कहा गया था एक गज़ल गाने के लिए। तो उन दिनों जगजीत सिंह का एक बहुत फेमस एल्बम थी अनफॉरगेटेबल्स। अच्छा, हाँ, यस ऑफ कोर्स। तो उसका मैंने एकेडमी के मंच से मैंने गाया था। हाँ। तो मैं वही याद ताज़ा करने के लिए, वाह भाई वाह, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे,
ये भी पूछेंगे कि तुम इतनी परेशान क्यों हो, उंगलियां उठेंगी सूखे हुए बालों की तरफ, एक नजर देखेंगे गुजरे हुए सालों की तरफ, चूड़ियों पर भी कई तंज किए जाएंगे, कांपते हाथों पे भी फिक्रे कसे जाएंगे, लोग जालिम हैं हर एक बात का ताना देंगे, बातों बातों में मेरा जिक्र भी ले आएंगे, बातों बातों में मेरा जिक्र भी ले आएंगे, उनकी बातों का जरा सा भी असर मत लेना, वरना चेहरे के तासुर से समझ जाएंगे, चाहे कुछ भी हो सवालात ना करना उनसे, चाहे कुछ भी हो सवालात ना करना उनसे, मेरे बारे में कोई बात न करना उनसे, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, कमाल कर दिया, बहुत ही अच्छा गाया, बहुत ही अच्छा गाया। और मुझे ये याद है कि पूरे हमारे जो दोस्त थे, हमारे प्रोबेशनर्स थे, वो सब आपके गाने पे फिदा हुआ करते थे। थैंक यू, आपने आज सुनाया। माय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग। हमारी बात जारी रहेगी और हम फिर मिलेंगे। लवलीन मुकेश। अभी आप सुन रहे थे सिने इंक पॉडकास्ट सीरीज लवलीन मुकेश, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के दो बेहद अनुभवी फॉर्मर ऑफिसर्स, वाइफ एंड हस्बैंडो लवलीन कक्कड़ और मुकेश कक्कड़ की एक दूसरे के साथ बातचीत। ये सीरीज दुनिया के सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स के अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब पर भी मौजूद है। प्लीज चेक आवर वेबसाइट cineink.com।